दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रियांशा सिंह आप सभी का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पे। बालिका गृह कांड में ब्रजेश ठाकुर पर ईडी की कार्रवाई हुई तेज। समस्तीपुर के बाद मुजफ्फरपुर में होगी कार्रवाई। अनंत चतुर्दशी पर भक्तों ने भगवान विष्णु की पूजा कर अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। और फकुली ओपी की प्रशिक्षु दरोगा ने थाना प्रभारी और एसआई पर छेड़खानी का लगाया आरोप। महिला आयोग समेत सभी पुलिस अधिकारियों ने लगाई न्याय की गुहार। ये थी आज की खास सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बालिका गृह मामले में सजा याफ्ता ब्रजेश ठाकुर पर ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। समस्तीपुर में ब्रजेश ठाकुर की संपत्ति पर नोटिस चिपकाने के बाद मुजफ्फरपुर में भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। बिहार के चर्चित बालिका गृह कांड में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। ईडी ने मुजफ्फरपुर से पटना और दिल्ली समेत उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों में इस कांड के मुख्य सरगना ब्रजेश ठाकुर द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई को तेज कर दी है। एक साल पहले ही ब्रजेश ठाकुर और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई संपत्ति को लेकर केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद ईडी ने ब्रजेश ठाकुर के बेटे और पत्नी से पटना में पूछताछ की थी। समस्तीपुर के अमीरगंज स्थित ब्रजेश ठाकुर के मकान को अटैचमेंट के लिए नोटिस जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर में भी ईडी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई करेगी। ईडी ने पटना की विशेष अदालत में इस मामले में 26 अगस्त को चार्जशीट दायर किया है। चार्जशीट में 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति को दर्शाया गया है, जो ब्रजेश ठाकुर और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित की गई है। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा बालिका गृह संचालित करने वाली संस्था को 7.5 करोड़ से अधिक की राशि दी गई। ब्रजेश ठाकुर और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित की गई करोड़ों की कमाई को गलत तरीके से अर्जित किया हुआ बताते हुए यह चार्जशीट दायर किया गया है। मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड में साकेत कोर्ट ने जनवरी माह में ही आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा दी थी, पर इसके बावजूद ब्रजेश ठाकुर की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन तमाम संपत्ति को प्रोविजनल अटैचमेंट करना ईडी ने शुरू की है। बालिका गृह कांड में सजा काट रहे मुख्य सरगना ब्रजेश ठाकुर की मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों में काफ़ी संपत्ति का पता चला है। मुजफ्फरपुर के कई अंचलों में ब्रजेश ठाकुर के परिवार के सदस्यों के नाम जमीन का पता चला है। ईडी पहले ही इस मामले में नोटिस भेजकर ब्रजेश की पत्नी आशा देवी और बेटे राहुल आनंद से पूछताछ कर चुकी है। बिहार के अलावा राजधानी पटना और दिल्ली के पालम हवाई अड्डे के पास ब्रजेश ठाकुर के मकान और फ्लैट का पता चला है। इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर करने से ही संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बिहार के चर्चित बालिका गृह कांड में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। ईडी ने मुजफ्फरपुर से पटना और दिल्ली समेत उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों में इस कांड के मुख्य सरगना ब्रजेश ठाकुर द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई को तेज कर दी है। एक साल पहले ही ब्रजेश ठाकुर और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई संपत्ति को लेकर केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद ईडी ने ब्रजेश ठाकुर के बेटे और पत्नी से पटना में पूछताछ की थी। समस्तीपुर के अमीरगंज स्थित ब्रजेश ठाकुर के मकान को अटैचमेंट के लिए नोटिस जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर में भी आज संभव है कि ईडी किसी भी वक्त यहां पर कार्रवाई की नोटिस चस्पा कर सकती है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। फकुली ओपी की प्रशिक्षु महिला दरोगा ने ओपी के प्रभारी और एक एसआई पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए महिला आयोग समेत वरीय अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। प्रशिक्षु महिला दरोगा कविता कुमारी को बीते दिन फकुली ओपी प्रभारी ने ओपी से धक्के मारकर निकाल दिया। वहीं और इसके पति ने जब इसका विरोध किया तो दोनों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार ओपी परिसर में की गई। इस संबंध में मंगलवार को प्रशिक्षु दरोगा ने राज्य महिला आयोग में शिकायत की और अपना पक्ष रखा। इसके आधार पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने मुजफ्फरपुर एसएसपी से मामले में जांच कर रिपोर्ट तलब की है। महिला आयोग को दिए आवेदन में प्रशिक्षु महिला दरोगा ने बताया कि प्रशिक्षण केंद्र बंद होने के बाद से करीब 5 माह से फकुली ओपी पर प्रतिनियुक्त थी।
इस दौरान वह और उसके पति कोरोना से संक्रमित हो गई थी। इस संबंध में डॉक्टर का पर्ची भी महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है। तबीयत ठीक होने के बाद वह 30 अगस्त को थाना अपनी ड्यूटी पर आई थी, जहां उसके और उसके पति के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। प्रशिक्षु महिला दरोगा कविता कुमारी ने बताया कि 30 तारीख को हमारे साथ और हमारे पति के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई, जिसको लेकर कई वरीय अधिकारी को आवेदन दिया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। मेरे पति के साथ मारपीट की गई है, जिसकी लेकर महिला आयोग के पास न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पदाधिकारी से उम्मीद रखते हैं कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उदय कुमार सिंह और ऋतुराज को आरोपित किया गया है। वहीं मुझ पर गलत आरोप लगाया गया है कि 1 मार्च से मैं गायब थी, जबकि 1 माह से मेरे खाते में सैलरी आ रही है। अगर मैं गायब थी तो मुझे सो कॉज क्यों नहीं किया गया? ड्यूटी आवर में ही मुझे कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से 13 दिन मैं होम क्वारंटाइन रही हूँ। 20 तारीख को मेरे साथ मारपीट हुई और मेरे हस्बैंड के साथ भी मारपीट हुई है। हम लोगों को इस तरीके से गाली गलौज दे के वहाँ पे बेइज्जत किया गया है। इसी के लिए मैं हर जगह जा के न्याय की उम्मीद कर रही हूँ। कल मैं एडीजी सर से भी वहाँ मिली, डीजी सर से भी मिली हूँ और डीजीपी सर को भी मैंने एप्लीकेशन दिया है। अब मैं आगे उम्मीद कर रही हूँ कि आगे मुझे क्या न्याय मिलेगा। आज क्या लगाया मैडम? आरोप ये लगाया कि मेरी लज्जा भंग की गई है, मुझे पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी गई है, मुझे ठेल ठाल किया गया है। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड इस चीज़ का बोले हैं कि क्यों आप इस तरीके से इनके साथ बिहेव कर रहे हैं, तो देखिए इनके साथ क्या बिहेव किया गया है। मेरे साथ मारपीट की गई है। अच्छा एक बात बताइए, महिला आयोग में भी आप गई थी? हम महिला आयोग में गए थे क्योंकि हम महिला हैं। हम चाहते हैं कि मेरे लिए महिला सपोर्ट करे, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अगर हम इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो हम सब सीनियर वरीय पदाधिकारी से उम्मीद करते हैं कि वो लोग मुझे सहयोग करें। मेरे साथ अगर इस तरह का अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के विरोध कार्रवाई की जाए। क्या अभी तक आपको लग रहा है कि नहीं आपको मिल रहा है? अभी तो मैं इसके लिए अभी इसी प्रक्रिया में लगी हुई हूँ। अभी मैं थाना में गई थी तो मैं वहाँ पे जब अपना संज्ञान दे रही थी, अपना बयान दे रही थी, तो बगल में जो मेरे थाना प्रभारी हैं वो खाना खा रहे थे और बाकी लोग मुस्कुरा रहे थे। इससे किनको बयान दे रही थी? थाना पे मैं सर्किल इंस्पेक्टर और महिला पदाधिकारी थी, उनको बयान दे रही थी। कौन लोग थे, क्या नाम था उनका? उन लोगों का क्या नाम? माइक नीचे कीजिए। आरोपी जो है वो उदय कुमार सिंह है SHO और प्रशिक्षु हैं एक ऋतुराज कुमार ई कंपनी के। क्या कारण हुआ था ऐसा कुछ समझ में आया? क्या ऐसा कारण यही था कि वो लोग इंटेंशनली इस चीज़ को कर रहे थे। पता नहीं उन लोगों को क्या मुझसे प्रॉब्लम है। मैं पूरे 1 महीने से 1 महीने से ज़्यादा से गायब थी बिना सूचना। अगर मैं 1 महीने से गायब थी बिना सूचना के, तो अभी तक मुझे शो कॉज क्यों नहीं दिया गया? वहीं पीड़ित महिला दरोगा के पति मणिकृष्ण यादव ने बताया कि मैं वहां छोड़ने गया था। उस दौरान वहां पर पदाधिकारियों के द्वारा मेरे साथ मारपीट करने लगा और मेरे साथ गाली गलौज करने लगा, जबकि पदाधिकारियों के द्वारा बेबुनियाद मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। यह सरासर गलत है। तो बस मारपीट हुई है। आई वाज शॉक्ड कि मैं उस दिन टोटली डीप शॉक में चला गया कि व्हाई द हेल दे स्टार्टेड विथ मी। मैंने जब कुछ नहीं किया है तो ऑल ऑफ अ सडन ये सब मारपीट होना, ये सब ठीक नहीं है ना। आप खुद देख सकते हैं ये निशान। दिस इज नॉट एन ओल्ड निशान। ये अभी कौन मारा? मैंने लगाया ही नहीं है, मैंने हाथ भी नहीं उठाया इसमें। हम लोग तो आप पर भी आरोप है कि जो ड्यूटी आवर में देखिए, आरोप जो लगाना है वो लगाया है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ही आएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मणिकृष्ण यादव हुआ। हस्बैंड है? मैं इनका हस्बैंड हूँ। पूरी घटना आपके सामने हुई है? नहीं, मैं इनको छोड़ के चला गया था। मैं जब वापस इनको लेने के लिए आया तब ये घटना घटी है। इनके साथ ऑलरेडी ये घटना पूरे मामले पर एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि मुहर्रम की ड्यूटी के दौरान महिला प्रशिक्षु दरोगा और दूसरे प्रशिक्षु दरोगा के दौरान आपस में ड्यूटी को लेकर ओडी ऑफिसर और SHO के साथ विवाद हुई है। आगे जांच जारी है। अभी फिलहाल महिला इंस्पेक्टर और सर्किल इंस्पेक्टर ने जो जांच किया है उससे जो फैक्ट आया है वह यही है कि ड्यूटी को लेकर ओडी ऑफिसर एवं SHO से विवाद हुआ है। आगे अभी जांच जारी है। मामले में महिला SHO और सर्किल इंस्पेक्टर जो कंसर्न सर्किल इंस्पेक्टर थे उन लोगों को जांच प्रिलिमिनरी जांच के लिए दिया गया था। जांच के पश्चात जो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी है महिला SHO ने, उन्होंने बताया कि मुहर्रम की ड्यूटी को लेकर के थाने में आपस में एक विवाद हुआ था, जिसमें जो एक PSI हैं और महिला PSI लेडी PSI कविता कुमारी, इनके बीच में आपस में विवाद हुआ था। इस मामले में अभी आगे भी जांच चल रही है और इसके बाद में हम लोग कार्रवाई करेंगे।
वहीं दूसरी ओर फकुली ओपी में तैनात महिला दरोगा कविता कुमारी और उसके पति के साथ मारपीट मामले को लेकर सामाजिक संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरपुर शाखा के सदस्यों ने मंगलवार को एसएसपी जयंत कांत से मुलाकात कर ओपी प्रभारी इंचार्ज उदय कुमार सिंह और ट्रेनी दरोगा ऋतुराज जायसवाल को बर्खास्त कर कार्रवाई की मांग की है। मोर्चा के गौरव सिंह ने बताया कि महिला सहकर्मी के साथ इस प्रकार की कार्यवाही बेहद निंदनीय है। इस जुर्म में संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जल्द ही कार्रवाई करनी चाहिए। सामाजिक संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरपुर अपने महासचिव मुकेश पाठक जी के नेतृत्व में एसएसपी महोदय को ज्ञापन देने आई है। मामला यह है कि फकुली आउटपोस्ट में ट्रेनी महिला दरोगा कविता कुमारी के साथ और उनके पति के साथ जो मारपीट की गई है वह बेहद अफसोसजनक है और सामाजिक संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरपुर एसएसपी महोदय से यह मांग करती है कि 2 दिन के अंदर उचित कार्रवाई हो और दोषी ओपी के इंचार्ज उदय कुमार सिंह व ऋतुराज जायसवाल, वो भी ट्रेनी दरोगा हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए तथा महिला छेड़खानी के जुर्म में संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। सामाजिक संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरपुर एसएसपी महोदय को 2 दिन का समय देती है कार्रवाई करने के लिए। 2 दिन के पश्चात सामाजिक संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरपुर के हर चौक हर चौराहे पे भव्य प्रदर्शन करेगी। अय्यरपुर थाना क्षेत्र में घटित 26 लाख रुपए लूट कांड में जिला पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया, जिसके पास से लूट के 1,29,000 रुपए बरामद की गई है। जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अय्यरपुर थाना क्षेत्र से लूटपाट की योजना बना रहे 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने बीते दिनों हुई 26 लाख लूट मामले में 1,29,000 रुपया तथा लूटे में इस्तेमाल हथियार भी बरामद की है। मामले में एसएसपी जयंत कांत ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिला पुलिस के द्वारा इस मामले की उद्भेदन के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को ये उपलब्धि मिली है। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से 1,29,000 नगद, 1 देशी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन, 1 पिकअप बोलेरो तथा भारी मात्रा में गांजा बरामद हुई है। क्षेत्र में एक 26 लाख रुपए की लूट का मामला, लूट कम डकैती का मामला प्रकाश में आया था, जिसको पुलिस ने सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, डीएसपी टाउन, डीएसपी प्रोबेशनर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले का खुलासा किया है और 4 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया है, जिनके पास से 1,79,000 रुपये, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और हथियार बरामद किया गया है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि अपराधी फिर से एक जगह पे इकट्ठा होकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं, और जिसमें सिटी एसपी की टीम और डीएसपी प्रोबेशनर्स वहाँ पे पहुँचे। उन लोगों ने इन 4 अपराधियों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने पिछले वीक में अहियापुर थाना क्षेत्र में हुई 26 लाख रुपए लूट की घटना के बारे में स्वीकार किया है और ये बताया कि इसमें जहां से पैसा चला था, जो एक्स एमएलए थे जिनके घर से पैसा चला था, उन्हीं के एक संबंधी ने इन अपराधियों को जुटाया था और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया था। इस प्रकार पुलिस को एक बड़ी घटना को उजागर करने में सफलता मिली। शहर में जल जमाव की समस्या को लेकर जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त समेत सभी वार्ड पार्षदों के साथ बैठक की। मंगलवार को समरनालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जिले में लगे जल जमाव को दूर करने के लिए बैठक की गई। बैठक में शहर के साथ साथ पंचायतों में लगे जल जमाव को जल्द ही समाप्त करने और स्वास्थ्य विभाग को ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया। तत्काल कच्चे नालों से जल जमाव को खत्म किया जाएगा। साथ ही काटी और मुशहरी में पक्के नालों का निर्माण कर जल जमाव से छुटकारा दिलाने पर निर्णय लिया गया। इस बैठक में मौजूद ज़्यादातर पार्षद ने अपने अपने वार्ड में नाला निर्माण और जल जमाव से मुक्ति दिलाने की गुहार भी जिलाधिकारी से लगाई। जिलाधिकारी ने भी सभी सुझावों और शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और उसके जल्द निदान का आश्वासन भी दिया। सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि शहर और शहर के आसपास के इलाकों को स्पेशल ड्राइव चलाकर जल जमाव मुक्त किया जाएगा और शहर के आसपास के जो पंचायतें हैं
और उसमें जल जमाव की स्थिति के निराकरण को लेकर के एक बैठक की गई जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। बैठक में नगर निगम आयुक्त भी बैठक में उपस्थित थे, साथ ही जिले के सारे पदाधिकारी और सभी वार्डों के वार्ड सदस्य तथा जो आसपास के जो मुखियागण हैं वो भी उपस्थित थे। और इस बैठक में दरअसल आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार सामान्य से दोगुनी वर्षा होने के कारण और नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण शहर के निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली है। हालांकि भी बारिश नहीं है और नदियों का जलस्तर भी नीचा हो गया है, बावजूद इसके जो पानी घुसा था वो भी कहीं ना कहीं है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के सारे लोगों से राय विचार विमर्श किया गया और परमानेंट सॉल्यूशन तथा टेम्प्रोरी सॉल्यूशन दोनों स्तरों पर चर्चा हुई। अभी तात्कालिक रूप से पानी को निकालने पंप के माध्यम से या नालों की सफाई करके या नए नाले का जहाँ जरूरत हो निर्माण करके पानी निकालने की कवायद की जाएगी। और कुछ ऐसे एरिया हैं हमारे शहर से सटे हुए, खासकर कांटी और मुसहरी से रिलेटेड अंचलों के, वहाँ पे जल जमाव के समस्या के निराकरण के लिए परमानेंट सॉल्यूशन को लेकर के रणनीति बनाई गई है ताकि उसका स्थायी समाधान हो सके। मुशहरी प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी निकलने के बाद खेतों में बालू की मोटी परत जम जाने से किसानों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है। बाढ़ की विनाश लीला ने लोगों की खुशियां तो छीन ही ली, साथ ही किसानों की कमर भी तोड़ दी है। जिला के 15 प्रखंडों में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है, जिसके कारण इन इलाकों में सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। अभी तक कृषि विभाग फसल क्षति का आकलन भी नहीं कर पाया है, क्योंकि कृषि समन्वयक अभी आंकड़े ही जुटा रहे हैं, जिससे फसल क्षति की राशि भी किसानों को नहीं मिल पाई है। अनुदान राशि नहीं मिलने से किसानों के सामने रोजी रोटी चला पाना एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। भोजन का आफत पड़ेगा, 1 बीघा धान हमको 1 बीघा बेटा के 2 बीघा धान रोपा कर कुछ न भेटे सरकारी है तो वो परिया न भेट रहा है, दहुआ चाहे तो केहू न दहुआ भेट रहा है। पहले तो कोरोना की मार, उसके बाद बाढ़ की मार, इस दोहरी मार से किसानों की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। बाढ़ से अपने आंखों के सामने अपनी फसल को बर्बाद देखने को मजबूर हैं ये किसान। पहले बाढ़ अपने साथ खेतों के लिए नई मिट्टी की सौगात लेकर आती थी, पर नदियों के पेट में भरे गाद के कारण इस बार बाढ़ अपने साथ बालू लेकर आई, जिससे पानी निकलने के बाद खेतों में फैला यह बालू अगली फसल कैसे लगाएंगे, यह यक्ष प्रश्न बन गया है। खेतों में फैला बालू खेतों को कहीं बंजर ना कर दे, यह सवाल किसानों को खाए जा रहा है। सर जो ऊपर सर जैसे हमारा जो धान जो दहा गया है, धान दहा गया जी सर, और उसमें कुछ नहीं, सफाई चिकन हो गया। अभी तक कोई जैसे उसका राहत हुआ तो हम लोगों का जो है अभी नहीं मिला है। जो पूछने तो हाथ तो लोग अभी न किया है। तो कैसे जीवन चलेगी अब कैसे चले, भगवान भरोसे है हम लोग। भगवान जी जिस तरह हम लोगों का ले चले, भगवान के हाथ में है। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक प्रयास मंच के सदस्यों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। भलखाना स्लम बस्ती में एक प्रयास मंच के सदस्यों ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच के सदस्यों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मंच के सदस्यों ने कहा कि भारत ने एक और रत्न खो दिया है। पूर्व राष्ट्रपति ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में बिता दिया, उनके योगदानों को देश कभी नहीं भूल पाएगा। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी रोड स्थित भलखाना स्लम बस्ती में भारत रत्न भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रणब मुखर्जी जी का दिनांक सोमवार को उनका निधन बहुत ही दुखद है और उनके निधन से बिहार समेत पूरे देश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आज बस्ती के लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। अनंत चतुर्दशी पर शहर से लेकर गांव तक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना की। सुख शांति समृद्धि और संतान का महापर्व अनंत चतुर्दशी मंगलवार को मनाया गया।
इस पर्व में श्रद्धालु भगवान श्री हरि के अनंत स्वरूप के साथ साथ यमुना नदी और शेष नाग की भी पूजा अर्चना कर अनंत सूत्र धारण किए। जिले के विभिन्न मंदिरों में पुरोहित और पुजारियों ने वैदिक मंत्रों उच्चारण के बीच श्रद्धालुओं को कथा सुनाई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी मंगलवार को अनंत चतुर्दशी पर्व पर उपवास रख महिलाओं ने संकल्प लिया। फल, दूध, मिठाई, खीरा और पूजन सामग्री के साथ विभिन्न मंदिरों में भगवान विष्णु का ध्यान लगाया। साथ ही भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की विधि पूर्वक से पूजा भी की। अखंड पुरोहित महासभा के पंडित हरिशंकर पाठक ने बताया कि यह व्रत करने से सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और संतान के लिए किया जाता है। चतुर्दशी पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसमें भगवान अनंत की पूजा की जाती है। इसमें व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र बांधा जाता है। माना जाता है कि इसको धारण करने से संकटों का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण की सलाह से पांडवों ने इसका पालन किया और सभी संकटों से मुक्त हुए। इसका पालन करने से और अनंत सूत्र बांधने से व्यक्ति की हर तरह के संकटों से रक्षा होती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन की तरह तरह की परेशानियां समाप्त होती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता का नाश होता है, दुर्घटना और स्वास्थ्य की समस्याओं से रक्षा होती है, विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ग्रहों की बाधा से मुक्ति मिलती है। अनंत सूत्र बांधने से यह रक्षा कवच की तरह काम करता है। इसको करने का विधान है, प्रातःकाल स्नान करके ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प लें। इसके बाद कलश स्थापना, विष्णु की पूजन, उनके सामने 14 गांठ से युक्त अनंत सूत्र रखें एवं मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम अनंताय नमः के साथ पूजन करें। इसके बाद पुरुष दाहिने हाथ में अनंत को धारण करे एवं महिलाएं बाएं हाथ में धारण करें। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड,
हाथी, बिछिया, ग्लास, कड़ा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना की मार अब बस व्यवसायियों पर भी पड़ने लगा है। यात्रियों की कमी होने पर भारी नुकसान उठानी पड़ रही है। सरकार द्वारा बस परिचालन शुरू करने के बाद जिले में पूरे बिहार के लिए बसों का परिचालन शुरू कर दी गई है, लेकिन बस परिचालन शुरू किए हुए 8 दिन बीत चुके हैं और अब इस व्यवसाय पर भी कोरोना का साया देखने को मिल रहा है। बस तो खुल रही है, लेकिन यात्रियों की संख्या 50 से 60% कम हो गई है, जिससे इस व्यवसाय को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। परिचालन में ट्रांसपोर्टर को काफ़ी नुकसान है। इतने दिन के बंदी में, लॉकडाउन पीरियड में अभी भी गाड़ी का परिचालन शुरू हुआ, लेकिन लोगों का आवागमन शुरू नहीं। खास करके जब तक ट्रेन का आवागमन नहीं हो, गाड़ी परिचालन नगण्य है। 2% 3% गाड़ी पूरे बिहार में चल रही है। स्थिति ट्रांसपोर्टरों का बहुत दयनीय है। ट्रांसपोर्टर जो भी हैं, गाड़ी मालिक या इससे जुड़े हुए लोग, सरकार का आदेश का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। सरकार भी अपने तरफ से हर जगह चेक करके गाड़ी का जो कोविड-19 का जो नियम है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर गाड़ी में करना, पैसेंजर को देना, जो पैसेंजर के पास मास्क नहीं है उसको देना, अपने हैंड ग्लोव्स पहनना, सारा नियम का पालन करना है। लेकिन पैसा आ नहीं रहा। इतने दिन के लॉकडाउन पीरियड में 200 करोड़ से अरबों अरब का नुकसान हो गया है। भारत में तो ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्टर है जो गाड़ी का परिचालन करना संभव नहीं है।
एक ट्रक ऑपरेटर के पास 7500 गाड़ी था, जिसमें 2500 गाड़ी कबाड़ी के हाथ औने पौने में बेच रहे हैं। वैसे ही प्रदेश में जिन लोगों के पास गाड़ी था वो लोग भी परिचालन सही नहीं होने के, पैसा नहीं रहने के कारण गाड़ी का परिचालन सही नहीं चलने के कारण लोग बेच रहे हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। न कबाड़ी है, सरकार से के स्तर से ये भी होता कि 15 साल की गाड़ी है उसको स्वतः कैंसिल माना जाएगा। बहुत सारे लोग इससे अपना नाम कटा लेंगे, हट जाएंगे। ऐसा कोई सरकार का आदेश प्रदेश के स्तर पर परिवहन विभाग निकाल दे कि 15 साल के ऊपर की जो भी गाड़ी है स्वतः कैंसिल समझा जाएगा। डीटीओ कार्यालय को सूचना दे, सरकार को सूचना दे या न दे, न उनको परमिट दिया जाएगा, न उसके बाद उनसे टैक्स लिया जाएगा। हर इस ढंग की कोई गाड़ी परिचालन हो रही है तो उनसे जुर्माने के अलावे बिना टैक्स इंश्योरेंस की गाड़ी 15 साल से ऊपर का है तो उनको दूसरे ढंग से भी कानूनी प्रक्रिया से माना जाए। प्रदूषण के ख्याल से भी 15 साल के ऊपर के गाड़ी का चलना संभव नहीं है, क्योंकि व्यवसाय ही खत्म हो गया। चलाना न चलाना कुछ रह नहीं गया है। सरकार तो नियम का पालन करने के लिए हम लोगों के साथ आदेश दिए, उसका पालन हम चर्चा कर रहे हैं। सरकारी स्तर पर भी इसको प्रचार प्रसार होना चाहिए, ट्रेन का परिचालन होना चाहिए। जो बस चल रही है लोगों का आवागमन नहीं है, इसलिए पैसेंजर नहीं हो रहा। नगर थाना क्षेत्र के अंडी गोला मोहल्ले में मकान मालिक ने किराएदार महिला को पीट कर किया घायल। मंगलवार को नगर थाना क्षेत्र के अंडीगोला मोहल्ले में मकान मालिक और किराएदार के बीच आपसी विवाद में मकान मालिक ने किराएदार 4 माह की गर्भवती अंकिता वर्मा को पीटकर घायल कर दिया। घायल अंकिता वर्मा का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां उन्होंने बताया कि मकान मालिक मृत्युंजय शर्मा और उनके परिवार के अन्य लोगों ने मिलकर उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गई। घटना सुबह 8 बजे नौकरानी के आने पर मकान मालिक ने उनकी नौकरानी को नहीं आने दिया। जब उन्होंने उनसे पूछा कि आप नौकरानी को क्यों नहीं आने दे रहे हैं, तो वह आग बबूला होकर उनकी पिटाई करने लगे। 8 बजे की सुबह काम वाली बाई आई तो नीचे मकान मालिक को पहले से मन बना के बैठे थे कि इसको आज अंदर जाने नहीं देंगे। हाँ, तो बोले क्या कि यहाँ गेट नहीं बजाना है। हम लोग गेट नहीं बजाएगी तो अंदर कैसे आएगी, सुनाई कैसे देगा। तो कॉल बिल भी तो नहीं है, आप कॉल बिल भी नहीं लगवाए, तो थोड़ा सा गेट के हैंडल में पूरा वो लपेट के बांध दिए थे कि गेट बज ही नहीं सकता है। तो हम ऊपर से देखे कि आई है, तो हम बोले कि क्या बात है क्यों नहीं आ रही हो। तो बोली कि नहीं जाने दे रहे हमको। हम ले जाने दीजिए, आप उसको क्यों नहीं आने दे रहे हैं। तो मेरा घर है, नहीं जाने देंगे। हम लोग रेंटेड रखे हैं किस लिए, परेशान करने के लिए। हाँ, कि जब पहले से भी परेशान कर रहा था। हाँ, पहले से भी परेशान कर रहा था, लेकिन हम लोग सेपरेट, हम लोग छत पे भी नहीं जाने देता था, तो हम लोग छत पे भी नहीं जाते थे। अपना जितना फ्लैट का एरिया है उतना ही यूज़ करते थे, उसका 1 इंच एक्स्ट्रा ज़मीन भी नहीं यूज़ करते थे। तो भी वो गुस्सा में बोले कि आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं। गुस्सा मेरे को तुमको बताते हैं। आया ऊपर, मेरा गेट खुला हुआ था, काम वाली आती इसलिए गेट का हैंडल खोल के रखे हुए थे। हमको मालूम है, बालकनी में थे, सब मोहल्ला के लोग खड़े होकर सुन रहे थे। सबके सामने आया, डंडा उठा के मारने लगा। सब लोग देखे, मोहल्ले के सब लोग देखे, बोले भी ये गलत बात। हाँ, कौन कौन मारा? मृत्युंजय शर्मा मारे पहले, उसके बाद उनकी पत्नी आई, उनका बेटा आया, उनकी भाभो आई,
सब मिल के मारे। नवनियुक्त विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने वर्तमान उप विकास आयुक्त उज्जवल कुमार सिंह से पदभार लिया। मंगलवार को जिले के नवनियुक्त उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने वर्तमान उप विकास आयुक्त उज्जवल कुमार सिंह से पदभार ग्रहण किया। वर्तमान उप विकास आयुक्त उज्जवल कुमार सिंह का स्थानांतरण नवादा हो जाने के बाद नवनियुक्त उप विकास आयुक्त ने मंगलवार को दोपहर कार्यालय पहुंचकर उज्जवल कुमार सिंह से पदभार लिया। इस दौरान उप विकास आयुक्त कार्यालय के कई कर्मी भी मौजूद रहे। जिले के रंगमंच के कलाकारों का सांस्कृतिक बैठक कर कोरोना से उत्पन्न समस्याओं को लेकर मुआवजे की मांग की। मंगलवार को साहू पोखर स्थित फलहारी बाबा मठ में जिले के कलाकारों ने सांस्कृतिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें रंगमंच और साहित्य जगत से जुड़े कई कलाकारों ने भाग लिया। प्रख्यात साहित्यकार एवं कवि डॉक्टर संजय पंकज ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य लोक कलाकार, शायर, संगीतकार, बैंड पार्टी सहित सभी कलाकार मांगलिक कार्यों में लगे रहते हैं, परंतु कोरोना काल में उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। सरकार कलाकारों पर भी ध्यान दे और उन्हें भी लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई मुआवजा देकर करे। मुख्य उद्देश्य मुजफ्फरपुर के जितने सांस्कृतिक विंग हैं और सांस्कृतिक परिवार कितना बड़ा है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसी में हमारे लोक कलाकार भी आते हैं, कवि, शायर, संगीत, नाटक, बैंड वाले लोग, लोक कलाकार, अर्थात इतना बड़ा व्यापक परिवार है संस्कृति कर्मियों का। उस परिवार का लाभ समस्त समाज के लोग लेते हैं। आपके घर में कोई भी मांगलिक अनुष्ठान हो या कोई भी यज्ञ हो, उसमें इन्हीं कलाकारों का सहयोग रहता है। लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में, इस संकट के समय में उन लोगों का भी धंधा, उन लोगों की भी रोजी रोटी, उन लोगों का भी प्रदर्शन बंद रहा। वे भी मजदूर हैं, वे भी श्रम करते हैं, वे भी अपनी छाती और अपने लहू को जब तोड़ते हैं, जलाते हैं, तो समाज में सांस्कृतिक अवदान घटित होता है। लेकिन अगर सरकार ने जिस तरह से आम जनता का ख्याल किया, उसी तरह से इन कलाकारों की भी चिंता उन्हें होनी चाहिए थी। इन्हें भी मुआवजा मिलना चाहिए था। इनके लिए भी बीमा की आवश्यकता महसूस की जानी चाहिए थी। इसलिए मुजफ्फरपुर के समस्त संस्कृति कर्मियों की सरकार से मांग होगी, केंद्र सरकार से भी मांग होगी कि इन्हें लॉकडाउन की स्थिति में इनके सामने, इनके परिवार के सामने जो संकट केवल भुखमरी का नहीं है, संकट शिक्षा का भी है, स्वास्थ्य का भी है और अर्थाभाव का भी है। उन संकटों के निवारण के लिए इन्हें भी मुआवजा दिया जाए, इनका भी बीमा कराया जाए और इन्हें भी समाज की मुख्य धारा में लाते हुए इन्हें वह सम्मान दिया जाए जो समस्त प्रबुद्ध नागरिकों को दिया जाता है। ये संस्कृति कर्मी मामूली नहीं है। हम धरती का आकाश बदलने वाले हैं, हम तो कभी है इतिहास बदलने वाले हैं। ये सारे के सारे कलाकार कवि हैं, आकार देने वाले हैं। कल को आकार जो दे दे, अभी शिव शंकर भाई ने कहा कि कल को जो आकार दे दे वही कलाकार है। तो कल इनका हो, कल ये भी हम जानते हैं कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक समस्त संसार में संस्कृति कर्मियों की क्या भूमिका हुई है। वह सामाजिक भूमिका है, राष्ट्रीय भूमिका है, नैतिक भूमिका है और विश्व बंधुत्व की भी भूमिका है। ये संवेदनशील लोग, लेकिन इनकी संवेदना का सम्मान अगर नहीं किया जाता है सरकारी स्तर पर, तो उस असंवेदनशील सरकार के समक्ष अपनी मांग की बुलंद आवाज़ उठनी ही चाहिए और यह आवाज़ उठाई जाएगी। एक संस्कृति कर्मी की हैसियत से मैं इन लोगों के आंदोलन के हर कदम पर साथ हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।